अच्छा ये सारा हो गया इसके अंदर। अब ये जो आपने फ्लूइड लेना है वो आपने कैसे लेना है, वो आपने लेना है आपके प्लूरल टैप करके। अब प्लूरल टैप में आपने एक चीज़ याद रखनी है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक रिब है और उसके बाद ये आपकी दूसरी रिब है, ये आपकी दूसरी रिब है। अब इस दोनों में से आपने क्या करना है, आपने जो है ना सबसे पहले जो है ना आपने क्या करना है, पेशेंट की परकशन करनी है और परकशन करके जहाँ पे आपको मैक्सिमम डलनेस होगी वहाँ पे आपने क्या करना है, नीडल को इंसर्ट करना है। अब उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, वो ये कि आपकी यहाँ पे जो है ना ये आपकी दो आपकी इंटरकोस्टल स्पेस है, सॉरी ये आपकी जो है ना ये दो रिब्स पड़ी हुई हैं, एक आपकी अपर रिब होगी, एक आपकी होगी यहाँ पे आपकी लोअर रिब। अब आपने निडल डालनी है, आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, आप यहाँ से भी डाल सकते हैं। आपने निडल को कहाँ से डालना है, आपने डालना है अपर बॉर्डर से, अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रिब से। आपकी जो नीचे वाली रिब है ना, इसका ये जो अपर बॉर्डर होगा यहाँ से आपने क्या करना है, आपकी जो है ना ये नीडल आपने इंसर्ट करनी है और जहाँ पे आपको सबसे पहले आपने परकशन करनी है, मैक्सिमम परकशन जहाँ पे आपको जो है ना ये आपकी डलनेस आपको बता देगी, स्टोनी डलनेस। आपने वहाँ से क्या करना है, आपने नीडल को इंसर्ट करवाना है। लेकिन नीडल को इंसर्ट करवाते हुए आपने एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, वो ये कि आपने क्या करना है, लोअर जो रिब है उसके अपर बॉर्डर से डालना है। क्योंकि ये जो लोअर आपकी जो अपर रिब है उसके जो अगर लोअर बॉर्डर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपकी वेसल्स पड़ी होती हैं आपकी यहाँ पे, उसके बाद आपकी जो नर्व्स वगैरह पड़ी होती है तो वो आपकी वहाँ पे डैमेज हो सकती हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, लोअर रिब के अपर बॉर्डर से आपने जो है नीडल को इंसर्ट करवाना है। एक चीज़ इसके अंदर ये होगी। और उसके बाद जब आपने पेशेंट के प्लूरल टैप करना है तो क्योंकि ये आपका बहुत होता है पेनफुल प्रोसीजर होता है, तो इसमें आपने क्या करना है, जब भी आपने प्लूरल टैप करना है तो आपने क्या करना है, 4 सैंपल्स ले लेने हैं। लेकिन 4 सैंपल में से एक सैंपल भिजवा के आपने क्या करना है, उसकी प्रोटीन उसके बाद एलडीएच करवा के उसके ऊपर लगा लेना आपने यहाँ पे जो है ना ये आपका लाइट क्राइटेरिया, और लाइट क्राइटेरिया से आपने इसके अंदर से निकाल लेना पेशेंट जो है उसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपकी ये जो आपकी जो है फ्लूइड आपका वहाँ पे पड़ा हुआ है वो आपका कौन सा है, आपका यहाँ पे ट्रांसुडेटिव है या फिर आपका यहाँ पे एक्सुडेटिव है। अच्छा ये सारा आपने यहाँ पे कर लेना। प्लूरल टैप के अंदर आपका यही चीज़ है, आपके कोई भी एमसीक्यू आएगा तो आपने यहाँ पे ये याद रखना है, अपर बॉर्डर से डालना है लोअर रिब के, उसके बाद आपने कहाँ पे डालना है, जहाँ पे आपकी मैक्सिमम डलनेस होगी, और उसके बाद आपने यहाँ पे 4 सैंपल लेने हैं। अच्छा इसके बाद जब आपकी यहाँ पे बात करेंगे आपकी ये आपकी जो है ना ये आपके अगर फॉर एग्जाम्पल आपने जो पेशेंट जो है उसके अंदर आपको यहाँ पे पता चल गया कि जो पेशेंट है इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपकी प्लूरल इफ्यूजन है, तो प्लूरल इफ्यूजन बता देना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो आपको जो है ना परकशन पे भी पता चल जाएगा, आपके यहाँ पे जो है ना आपकी चेस्ट एक्सपेंशन आपकी वहाँ पे कम हुई है, आपके वोकल फ्रेमिटस आपके वहाँ पे कम हुए हैं, तो सारे केसेस में आपको पता चल जाएगा ये जो पेशेंट है इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपकी प्लूरल इफ्यूजन हुई है। आपका मेन काम इसके अंदर क्या होता है, आपकी ये जो प्लूरल इफ्यूजन किस वजह से है आपने ये निकालना होता है, उसकी इटियोलॉजी निकालनी होती है। तो उसकी अप्रोच अगर देखी जाए तो सिंपल आपने क्या करना है, क्योंकि आपकी जो इफ्यूजन हुई होती है मोस्ट कॉमनली आपके पेशेंट्स के अंदर होती है हार्ट फेलियर की वजह से आपकी यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन होती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपने यहाँ पे काम करना है वो आपने ये देखना है कि ये जो आपका पेशेंट है इसके अंदर हार्ट फेलियर के कोई साइंस वगैरह आपको वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पेशेंट के अंदर साइंस वगैरह वहाँ पे आपके पड़े हुए हैं प्लूरल इफ्यूजन के अंदर, आपके हार्ट फेलियर के साइंस पड़े हुए हैं, तो ये हार्ट फेलियर के अंदर क्या होगा, आपके यहाँ पे आपका इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा और वो क्या करवाएगा, आपके यहाँ पे ट्रांसुडेटिव फ्लूइड जो है वो आपकी बॉडी से आपके वहाँ पे जो है ना आपके ब्लड से आपके यहाँ पे आपकी जो है ना ये प्लूरल स्पेस उसके अंदर आपको वहाँ पे कुमुलेट करवा रहा होगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, अगर आपके यहाँ पे हार्ट फेलियर के अंदर आपको वहाँ पे पेशेंट आ रहा है तो उसमें आपने क्या करना है, उसके अंदर साइंस देखने हार्ट फेलियर के। अगर यहाँ पे आपके प्रेजेंट है तो आपने क्या करना है, पेशेंट को सिंपल आपने यहाँ पे डायूरेटिक थेरेपी पे लगा देना है और आपने 3 दिन तक उसको वहाँ पे लगाना है। डायूरेटिक थेरेपी आपने देनी है, डायूरेटिक्स पेशेंट को देने हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, पेशेंट जो है उसको आपने दोबारा से चेस्ट एक्सरे करवा लेना है। अगर चेस्ट एक्सरे आपने दोबारा करवाया और उसने आपको यहाँ पे बता दिया आपकी यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन आपकी यहाँ पे ख़त्म है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो प्लूरल इफ्यूजन हुई थी वो आपकी किसकी वजह से, आपकी ये हार्ट फेलियर की वजह से। अब अगर आपके जो है ना ये दोबारा से एक्सरे करवाया लेकिन अभी भी उसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपकी ये जो है ना ये आपकी प्लूरल इफ्यूजन आपकी पड़ी हुई है, तो आप जो है ना ये इस साइड से हट के आप दूसरी साइड पे आ जाएंगे। अब इसके बाद एक और चीज़ देखी जाए तो उसमें क्या है कि अगर आपके जो पेशेंट है उसके अंदर हार्ट फेलियर के साइंस हैं ही नहीं, तो आपने उस केस में क्या करना है, उसके अंदर आपके यहाँ पे एब्सेंट है, या फिर अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर साइंस तो थे लेकिन 3 दिन के बाद आपके जब आपने दोबारा एक्सरे करवाया तो दोबारा आपकी वहाँ पे इफ्यूजन पड़ी हुई है, तो अब आपने क्या करवाना है, आपने चले जाना आपके यहाँ पे डायग्नोस्टिक टैप की तरफ, प्लूरल टैप आपने वहाँ पे करवा लेना है। प्लूरल टैप आपने किया, आपने 4 सैंपल्स लिए, 4 में से एक से आपने यहाँ पे जो है ना लाइट क्राइटेरिया लगा लिया। अब लाइट क्राइटेरिया लगाने के बाद आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, या तो आपका फ्लूइड जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका एक्सुडेटिव, या आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका ट्रांसुडेटिव। अब अगर आपके यहाँ पे है ट्रांसुडेटिव फ्लूइड तो अब आपने क्या करना है, उसके हिसाब से उसको आपने वहाँ पे जो है ये ट्रीट करना है। सिंपली आपका यहाँ पे होगा आपका हार्ट फेलियर का पेशेंट, आपने क्या करना है, उसको डायूरेटिक्स वगैरह दे देनी है, हार्ट फेलियर को आपने ट्रीट करना, पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर अभी भी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो फ्लूइड आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है वो आपको वहाँ पे बता रहा है एक्सुडेटिव फ्लूइड, तो अब इस केस में आपने क्या करना है, वो जो आपने 4 सैंपल्स लिए थे ना, 4 सैंपल्स के जो आपके रिमेनिंग 3 सैंपल थे वो आपने यहाँ पे भिजवा देने हैं। एक सैंपल आपने भेजना है आपकी साइटोलॉजी की तरफ, दूसरा बायोकेमिस्ट्री की तरफ, तीसरा आपने यहाँ पे कल्चर स्टेनिंग की तरफ
तरफ भेज देना है। अब इस केस में क्या होगा, जब आपकी आपकी जो है ना ये आपके रिजल्ट्स वगैरह आएंगे, उसमें आपको यहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ें जो आपको वहाँ पे नज़र आ सकती हैं, वो ये कि आपकी यहाँ पे जो है ग्लूकोज जो है आपके फ्लूइड के अंदर वो आपकी वहाँ पे कम पड़ी हुई है। अब ग्लूकोज आपकी कम कब होगी, जब आपकी वहाँ पे जो है बैक्टीरिया वगैरह आपके वहाँ पे पड़े होंगे, और वो क्या करेंगे, आपकी जो ग्लूकोज है इसको आपकी यूज़ करेंगे। ग्लूकोज को यूज़ करके ये क्या करेंगे, आपकी ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाएंगे इंटू लैक्टेट। पायरुवेट में जब आपका ये कन्वर्ट होगा तो ये क्या करवाएगा, आपके यहाँ पे करवाएगा लैक्टिक एसिडोसिस। अब अगर आपका जो पेशेंट है उसको वहाँ पे है, अगर आपकी जो आपकी लैब्स वगैरह आए हैं, उसके बाद आपके रिजल्ट्स वगैरह जो आए हैं, उसके अंदर अगर उसकी प्रोटीन ये आपकी ग्लूकोज अगर कम है, तो आपकी कब हो सकती है, जब आपके वहाँ पे जो है इन्फेक्शन वगैरह आपके वहाँ पे बैक्टीरियाज वगैरह पड़े हुए हैं, उस केस में आपकी क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, पेशेंट आपका यहाँ पे टीबी का है, या फिर आपका एम्पाइमा का है, या फिर आपका जो पेशेंट है वो आपका निमोनिया का है। अगर आपकी जो है ये आपकी ग्लूकोज कम है, या फिर आपकी पीएच कम है। पीएच आपकी कम कब होगी, जब आपका एसिड बनना शुरू हो जाएगा। एसिड आपका कब ज़्यादा होगा, जब आपके लैक्टिक एसिड आपका वहाँ पे बनेगा, और एसिड के बढ़ने की वजह से पीएच आपकी होती है कम। तो इस केस में भी आपका सिंपल हो जाएगा, टीबी आ जाएगा, एम्पाइमा आ जाएगा, या फिर आपका जो है पेशेंट निमोनिया का आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर आपका जो है अमाइलेज आपका इंक्रीज़ है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस आ जाएगा। लेकिन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का जो पेशेंट है वो आपको एब्डोमिनल पेन भी बता रहा होता है, तो उस केस में आपको एब्डोमिनल पेन होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि पेशेंट आया आपके पास एब्डोमिनल पेन के साथ, आपने उसका निकाला है, पेशेंट को क्या है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है, लेकिन अब उसके जो है ये लंग्स के अंदर आपका फ्लूइड एक्युमुलेट हो रहा है, तो वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर अमाइलेज बढ़ा हुआ है। अमाइलेज क्या कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू को डैमेज कर रहा है, और उसकी वजह से आपका जो फ्लूइड आपका जो है ये आपके ब्लड से आपके प्लूरल स्पेस के अंदर आपका वहाँ पे आ रहा है। ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। अब लाजमी आपको ये पता होना चाहिए, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के केस में भी आपको जो है ये प्लूरल इफ्यूजन आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद जो है अगर आपके यहाँ पे जो है ये आपके ट्राइग्लाइसराइड्स आपके वहाँ पे बढ़े हुए हैं, तो वो क्या होगा, आपके यहाँ पे सिंपल आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी ऑब्स्ट्रक्शन है लिम्फेटिक की, और उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपकी जो है ये काइलस आपकी प्लूरल इफ्यूजन हुई है इसके अंदर। अच्छा, ये सारा हो गया इसके अंदर। या फिर अगर आपकी जो है ये C3 C5 वगैरह आपके यहाँ पे कम हुए हुए हैं, और ये आपके कम कब होते हैं, जब आपकी जो है ये आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, फॉर एग्जांपल आपकी SLE होती है, या फिर आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। ये कुछ मैंने आपको जो है ना ये आपकी रीनल के अंदर भी बताया है। उस केस में क्या होता है, ये सारे आपकी जो है ना ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं उसको ये कंज्यूम कर लेते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्स जब आपके कंज्यूम हो जाते हैं तो आपके C3 C5 आपके वहाँ पे कम होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके C3 C5 आपके वहाँ पे कम है, तो आपके होंगे SLE के अंदर, या फिर आपकी जो है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आपको वहाँ पे नजर आएंगे। अच्छा, इसके बाद क्या हो सकता है, आपने पेशेंट जो है उसके यहाँ पे कल्चर स्ट्रेनिंग करवाई है, कल्चर स्ट्रेनिंग के बाद भी आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, आपका ये सिंपल आपको हो जाएगा, या तो आपका जो पेशेंट है वो आपका यहाँ पे आपका डायग्नोस्ड है, या फिर आपका यहाँ पे अनडायग्नोस्ड है। सिंपल आपने सारा करवा लिया, लेकिन अभी भी आपका जो पेशेंट है वो आपको वहाँ पर आपके पास जो है ये आपका डायग्नोस्ड नहीं है। अगर तो डायग्नोज हो गया तो उसके हिसाब से आपने उसको जो है ना ये ट्रीट करना है। पेशेंट को टीबी है तो टीबी को ट्रीट करें, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। निमोनिया तो निमोनिया को ट्रीट करें, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस को ट्रीट करें, SLE है तो SLE को ट्रीट करें। आपका पेशेंट जो है उसके अंदर ये प्लूरल इफ्यूजन आपकी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर अभी भी आपका जो पेशेंट है वो आपका अनडायग्नोस्ड है, तो अब आपने क्या करना है, पेशेंट के अंदर आपने करवा लेना हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन, आपने वहाँ पे करवा लेना है। CT स्कैन जब आप करवाएंगे तो उसके बाद आपकी यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगे, आपके इन्फिल्ट्रेट्स वगैरह आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगे। मतलब आपके वो बैक्टीरियाज हैं जो आपके स्टेनिंग के अंदर नहीं आए, और वो आपकी वहाँ पे उन्होंने इफ्यूजन करवाई हुई है। इन्फिल्ट्रेट आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगे, मैस आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा, इन्फाक्ट आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा, आपका पल्मोनरी इन्फाक्ट आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा, और वो भी क्या करवा रहा है, आपकी यहाँ पे जो है आपकी ये एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन आपको वहाँ पे करवा रहा है। या फिर इसके बाद भी आपका हो सकता है आपने उसके अंदर हाई रेजोल्यूशन CT करवाया, उसके बाद भी आपका जो पेशेंट है CT के अंदर भी आपका यहाँ पे जो है ये आपका टोटली नॉर्मल आया। वैसे नॉर्मली होता नहीं है, अगर पेशेंट को यहाँ पे जो है ना आपका ट्यूमर वगैरह है तो आपको यहाँ पे CT के अंदर ही आपका यहाँ पे जो है ना आपका पिक हो जाता है। लेकिन अगर अभी भी आपका ये नॉर्मल आया तो अब आपने क्या करना है, पेशेंट के अंदर आपने यहाँ पे करवा लेनी है प्लूरल बायोप्सी। बायोप्सी में आपने क्या करना है, उसके अंदर से सिंपल आपने लंग्स से आपने एक पीस लेना है, पीस लेके आपने उसकी बायोप्सी उसकी ना आपकी लैब्स वगैरह उससे करवा लेने हैं, और उसमें आपको यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो आपको यहाँ पे ट्यूमर नजर आ जाए, या फिर उसके अलावा आपका जो पेशेंट है वो आपको वहाँ पे जो है ना ये TB वगैरह आपको वहाँ पे वो नजर आ जाए। प्लूरल टैप वगैरह आपने वहाँ पे करवा सारे ये जो आपके प्रोसीजर है ना, सिंपल इसकी अप्रोच ही है, सारा करके आपने निकालना है। आपका काम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास आपका पेशेंट आ रहा है प्लूरल इफ्यूजन का, तो उसकी काज क्या है, आपकी इटियोलॉजी आपको वहाँ पे पता होना चाहिए। एक्सुडेटिव है तो उसके अंदर क्या क्या है, आपको क्या क्या अगर आपको वहाँ पे नजर आ रहा है तो आपके यहाँ पे क्या क्या आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रांसुडेटिव है तो उसके अंदर आपकी वहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैंने आपको ये सारा इसके अंदर बता दिया है। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे फर्स्ट एड को ओपन करते हैं, उसके बाद CK2 की 1-2 पिक्चर्स हैं वो भी मैंने आपको वहाँ पे दिखानी है।
अच्छा जी, ये आ गई यहाँ पे आपकी प्लूरल इफ्यूजन। मैंने आपको लाइट क्राइटेरिया भी बता दिया। सिंपल सिंपल क्या है, फ्लूइड इज कंसिस्टेंट विद एक्सुडेटिव इफ प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन और सीरम प्रोटीन, इन दोनों की जब आप रेशो लेंगे और वो आपकी आएगी मोर देन 0.5, या फिर आपकी प्लूरल फ्लूइड की एलडीएच और आपकी सीरम एलडीएच वो आपकी ज़्यादा है 0.6 से, या फिर आपका जो है ये फ्लूइड, आपके प्लूरल फ्लूइड जो है एलडीएच है वो आपकी ज़्यादा है, मोर देन 2/3 है अपर नॉर्मल सीरम एलडीएच जो है 2/3 आपकी अपर लिमिट जो है उससे आपकी 2/3 आपकी ज़्यादा है, तब भी आपका फ्लूइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये आपका एक्सुडेटिव हो जाएगा। बाकी सारा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हुआ है। बाकी सिंपल सिंपल यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्या है आपका ये जो पेशेंट है उसके अंदर क्या है आपका ये प्री ट्रीटमेंट और ये आपकी पोस्ट ट्रीटमेंट, यहाँ पे उसको आपको वहाँ पे दिखाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपका ये जो आपका यहाँ पे एंगल बनता था इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी ब्लंटिंग हुई हुई है, और जब आपने इसको ट्रीटमेंट पे लगाया पेशेंट की, जो आपने काज निकाली उसके बाद आपने उसको कॉज को ट्रीट किया, तो अब आपका ये जो ब्लंटिंग हुई हुई थी अब आपका ये एंगल दोबारा से आपको वहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक्सरे के अंदर आपको ये नज़र आ गया, आपकी ब्लंटिंग नज़र आई, इसका मतलब क्या है आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या है, या तो आपकी माइल्ड है या फिर आपकी यहाँ पे मॉडरेट प्लूरल इफ्यूजन हुई है। अच्छा, उसके बाद ये जो आपका सीटी है, सीटी में आप अगर देखें तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है फ्लूइड आपका अकुमुलेट हुआ है। अच्छा, जब आपने पेशेंट की ट्रीटमेंट से पहले देखा तो इतना ज़्यादा फ्लूइड पड़ा हुआ था, जब आपने उसको ट्रीट करना शुरू कर दिया तो उसके बाद फ्लूइड आपका यहाँ पे कम होना शुरू हो गया। तो ये तो सिंपल सिंपल सा हो गया इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक थोड़ी सी यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो ये, अच्छा ये एक पिक्चर भी इन्होंने यहाँ पे जो है ना ये प्लूरल इफ्यूजन की दिखाई हुई है। यहाँ पे क्या हो सकता है आपकी यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है, या फिर आपके यहाँ पे एयर हो सकती है, या फिर आपके यहाँ पे ट्यूमर वगैरह है, तो वो क्या करेगा आपकी जो फ्लूइड है आपकी जो है आपकी ये पैराइटल प्लूरा और उसके बाद आपकी जो विसरल प्लूरा है इसके अंदर आपके जो फ्लूइड है उसको अकुमुलेट करना शुरू कर देगा, और अकुमुलेशन के बाद आपके लंग्स सही से एक्सपैंड नहीं हो रहेंगे, वो मैंने आपको सारा बता दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ ये देखी जाए वो ये कि आपकी यहाँ पे जो है ये आपकी फिजिकल फाइंडिंग्स आपको वहाँ पे क्या नजर आएंगी। सिंपल सिंपल अगर प्लूरल इफ्यूजन है तो आपकी ब्रेथ साउंड्स आपकी कम होंगी, परकशन पे आपको डल नज़र आएगा, फ्रेमिटस आपके कम होंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा ट्रैकिया की डेविएशन क्या होगी अवे फ्रॉम साइड ऑफ, या फिर सिंपल आपका ट्रैकिया क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पुश हो जाएगा, अवे फ्रॉम साइड ऑफ लीजन जाएगा तो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी प्लूरल इफ्यूजन। अगर टुवर्ड साइड ऑफ लीजन जाएगा तो वो आपकी होती है यहाँ पे आपकी एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस में आपके जो है ना लंग उसकी सिंपल सिंपल जो है ना ये आपके लंग जो है वो आपके वो अगर सिंपल कहा जाए जैसे आपका गुब्बारा फट जाता है इस तरीके से आपके जो लंग्स है ना वो आपके कोलैप्स कर जाते हैं। अच्छा, सारे के केसेस में यहाँ पे आपके डिफ्रेंशिएशन बनी हुई है, ब्रेथ साउंड्स आपके कम है किसके अंदर, एटिलेक्टेसिस के अंदर, उसके बाद आपका न्यूमोथोरैक्स है उसके अंदर आपके यहाँ पे कम है, उसके बाद अगर आपके यहाँ पे टेंशन न्यूमोथोरैक्स है उसके अंदर भी आपके यहाँ पे कम है। अब ये सारे जब आपके यहाँ पे कम है तो ब्रेथ साउंड्स अगर आपके यहाँ पे कम है, सिंपल सिंपल आपने क्या देखा पेशेंट के अंदर ब्रेथ साउंड्स कम है, तो ये 4 केसेस आपके अंदर जो है ना आपके जहन के अंदर जाने चाहिए। उसके बाद आपने परकशन की, परकशन के अंदर अगर आपके यहाँ पे जो है ना ये डलनेस नजर आई है तो डलनेस में हो सकता है आपकी यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन हो या फिर आपकी यहाँ पे हो जाए एटिलेक्टेसिस। अगर आपकी यहाँ पे स्टोनी डलनेस आ रही है तो वो आपकी हो जाएगी प्लूरल इफ्यूजन, अगर सिंपल डलनेस आ रही है तो आपकी हो जाएगी यहाँ पे आपकी एटिलेक्टेसिस। अच्छा, उसके बाद अगर हाइपर रेजोनेंट है तो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी न्यूमोथोरैक्स, आपकी सिंपल हो सकती है या फिर आपकी यहाँ पे टेंशन न्यूमोथोरैक्स है। इन दोनों में क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे हाइपर रेजोनेंट आपको वहाँ पे साउंड नजर आएगा। और इस केस में इन दोनों को डिफरेंशिएट अगर करना है तो यहाँ पे क्या है फ्रेमिटस अगर आपके यहाँ पे आपके कम है तो आपकी क्या है सिंपल न्यूमोथोरैक्स, अगर फ्रेमिटस आपके यहाँ पे सॉरी दोनों के केसेस में क्या है आपके यहाँ पे फ्रेमिटस आपके कम है, लेकिन डिफरेंशिएट आपने कैसे करना है आपके यहाँ पे जो है ना ये ट्रैकियल डेविएशन से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। आपकी जब सिंपल आपकी न्यूमोथोरैक्स होगी ट्रैकिया आपका डेविएट नहीं करेगा, लेकिन जब आपकी टेंशन न्यूमोथोरैक्स होगी तो वो क्या करेगी इसको अवे करेगी साइड ऑफ लीजन, मतलब इसको क्या है सिंपल सिंपल इसको पुश करेगी। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है यार सिंपल सिंपल इसमें क्या होता है आपके जो है ना एक साइड से जो है ना आपकी प्लूरल स्पेस जो है उसके अंदर आपका यहाँ पे एयर जाना शुरू हो जाती है, और वो क्या होती है जब आप एक्सपायरेशन करते हैं तो आपकी एयर बाहर नहीं जाती, तो एक साइड से आपका जो है लंग्स वो आपका बढ़ता रहेगा। अब जब आपका लंग एक साइड से आपका फूलता जाएगा वो क्या करेगा आपके ट्रैकिया को पुश करेगा, और पुश करने के बाद आपका ट्रैकिया क्या करेगा अवे फ्रॉम साइड ऑफ लीजन जाएगा। लेकिन आपकी सिंपल न्यूमोथोरैक्स में क्या होगा जब आप एक्सपायरेशन करेंगे तो वही एयर जो है जो आपके प्लूरल स्पेस के अंदर गई वो आपकी दोबारा से बाहर चली जाएगी, तो आपके ट्रैकिया के ऊपर इसका जो है ना कोई इफेक्ट नहीं होगा। ट्रैकिया जब आपका जो है डेविएट नहीं हुआ तो आपकी सिंपल न्यूमोथोरैक्स, अगर अवे चला गया या फिर आपका पुश हो गया तो आपकी हो जाएगी यहाँ पे आपकी टेंशन न्यूमोथोरैक्स। कंसोलिडेशन और उसके बाद आपकी प्लूरल इफ्यूजन, इन दोनों को अगर आपने यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है तो आपने डिफरेंशिएट करना है फ्रेमिटस पे। एक साइड पे आपके यहाँ पे फ्रेमिटस कम हो जाएंगे और कंसोलिडेशन में आपके फ्रेमिटस बढ़ जाएंगे, और कंसोलिडेशन में भी आपके यहाँ पे डलनेस होगी, और उसके बाद आपकी जो प्लूरल इफ्यूजन उसके अंदर भी आपको वहाँ पे डलनेस नजर आएगी। उसके बाद आपकी प्लूरल इफ्यूजन के अंदर आपके यहाँ पे डेविएशन नहीं होगी, और सॉरी आपकी डेविएशन होगी लेकिन आपकी कंसोलिडेशन के अंदर आपके यहाँ पे डेविएशन वगैरह आपको वहाँ पे नजर नहीं आएगी। और उसके अलावा ये जो कंसोलिडेशन होती है इसके अंदर आपको जो है ना ये ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड वगैरह आपको वहाँ पे नजर आते हैं, इंस्पायरेटरी क्रैकल्स वगैरह, या फिर आपकी जो है ना ये ईगोफोनी वगैरह ये आपको वहाँ पे नजर आ रही होती हैं। अच्छा, ये सारा हो गया इसके अंदर। अभी जो है ना यहाँ पे बात करते हैं आपकी अगर CK2 की बात की जाए तो उसकी मैं एक पिक्चर आपको यहाँ पे जो है ना ये दिखा भी देता हूँ।
ये सारा जो है ना ये आपकी CK2 की एक पिक्चर है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसमें दिखाने की जो आपकी जो है ना ये ज़रूरत जो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा आपको बता भी देता हूँ, वो ये कि आपने क्या ये जो है ना आपकी यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फ्लूइड इफ्यूजन आपकी यहाँ पे हो गई। इसके लिए आपने ये वर्कअप वगैरह मैंने आपको वहाँ पे सारा बता दिया। आपने क्या करना है, FB वगैरह, TB एंटीजन वगैरह, TB वगैरह आपने वहाँ पे उसका सारा वो आपने निकालना है। लेकिन इसके अंदर क्या है, आपके यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या आ जाता है, ये प्लूरल इफ्यूजन है ना, इसके अंदर आ जाती है यहाँ पे आपकी पैरानमोनिक इफ्यूजन, एम्पाइमा वगैरह, या फिर आपकी रिकरेंट इफ्यूजन वगैरह आ जाती है। सिंपल ट्रीटमेंट में क्या आपने पेशेंट जो है उसकी वहाँ पे अंडरलाइंग कॉज को आपने ट्रीट करना है। अब यहाँ पे बात करेंगे थोड़ी सी आपकी जो है ना ये आपकी पैरानमोनिक इफ्यूजन की। इन सारों की इटियोलॉजी की अगर बात की जाए तो पैरानमोनिक इफ्यूजन के अंदर क्या होगा, आपके यहाँ पे जो है ना फ्लूइड जो है आपके वहाँ पे प्लूरल स्पेस के अंदर गया और उसने वहाँ पे क्या किया, बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह आपके वहाँ पे करवाना शुरू कर दी है। आपके यहाँ पे जो फ्लूइड गया वो आपका कौन सा, यहाँ पे आपका एक्सुडेटिव फ्लूइड है, बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ हो गई है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सिंपल आपकी नमोनिक इफ्यूजन तो हुई है, लेकिन अभी क्या है यहाँ पे आपकी अनकॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड आपकी कब होगी, जब आपकी बैक्टीरियल इन्वेजन होती रहेगी, बैक्टीरिया आपके जाते रहेंगे और वो क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी जो है ये कॉम्प्लिकेटेड पैरानमोनिक इफ्यूजन आपके वहाँ पे करवा देंगे। सिंपल अगर चला गया आपका फ्लूइड चला गया और उसने क्या किया, आपकी निमोनिया की वजह से था और आपकी यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे अनकॉम्प्लिकेटेड। अगर आपके वहाँ पे बैक्टीरियल की इन्वेजन हो गई है तो वो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी कॉम्प्लिकेटेड पैरानमोनिक इफ्यूजन। अगर आपके वहाँ पे जो है ना आपके बैक्टीरिया चले गए हैं और उन्होंने वहाँ पे जो है आपकी कॉलोनी बना दी है, वहाँ पे आपकी जो है ये आपकी अगर कॉलोनी बना दिया तो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी एम्पाइमा। और इस केस के अंदर जब आप फ्लूइड जब आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्यूरुलेंट आपका पसी फ्लूइड होगा। अच्छा, जब आपकी अनकॉम्प्लिकेटेड है तब आपका क्या, आपके यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह आपके वहाँ पे गए ही नहीं है। अभी आपका जो है ना ये इफ्यूजन आपकी निमोनिया हुआ पेशेंट के अंदर और उसके अंदर जो है आपका ये जो फ्लूइड जो गया ना आपकी, या तो प्रोटीन्स गई हैं या तो फिर आपकी प्रोटीन्स वगैरह गई ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्लियर या फिर आपका क्लाउडी फ्लूइड ना आपको वहाँ पे नजर आएगा। इन्फ्लेमेशन है तो आपके यहाँ पे क्लाउडी वगैरह आपको वहाँ पे नजर आ जाएगा। लेकिन जब आपके यहाँ पे बैक्टीरियल इन्वेजन आपकी होती रहेगी तब आपकी इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह आपके वहाँ पे रिलीज होते रहेंगे, तो सिंपल आपका यहाँ पे जो फ्लूइड है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्लाउडी हो जाएगा। एम्पाइमा के केस में आपका ये हो जाएगा यहाँ पे आपका प्यूरुलेंट हो जाएगा। सिंपल हो गया इसके अंदर। बाकी आपने जब फ्लूइड की एनालिसिस करवानी है तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब आपके वहाँ पे बैक्टीरियाज ही नहीं गए, उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ आपके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है और उसमें क्या हुआ है आपके वहाँ पे जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ आपके वहाँ पे जो है ना ये प्रोटीन्स वगैरह आपके वहाँ पे लीक हुई हैं, बैक्टीरियाज वगैरह आपके वहाँ पे नहीं गए, उस केस में आपकी pH जो है आपकी मोर देन 7.2 होगी। लेकिन जब आपके बैक्टीरियाज चले जाएंगे तो वो क्या करेंगे, आपकी pH को कम करवाएंगे, मैंने आपको पहले बता भी दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जब आपके बैक्टीरियाज नहीं गए तो आपकी ये जो ग्लूकोज है ये आपके यहाँ पे होगी नॉर्मल। लेकिन जब आपके वहाँ पे बैक्टीरिया चले जाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो प्रोटीन्स है ये आपकी जो है ये वहाँ जो आपकी प्रोटीन्स है उसको आपकी यूज़ करना शुरू कर देंगे, आपकी ग्लूकोज वगैरह को आप यहाँ पे यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो ग्लूकोज आपकी कम हो जाएगी और pH आपकी वहाँ पे कम हो जाएगी। अब जब आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी उसमें क्या होगा, आपके यहाँ पे बैक्टीरियल इन्वेजन हुई होगी तो वो क्या करवाएगी, आपके यहाँ पे जो है ना ये ग्लूकोज को कम करवाएगी, उसके बाद आपकी जो है ना ये pH उसको भी कम करवाएगी। दोनों केसेस में क्या होगा, LDH रेशो आपकी मोर देन 0.6 ही होगी, क्योंकि इन दोनों के केसेस में क्या होना है, आपके यहाँ पे एक्सुडेटिव फ्लूइड आपका वहाँ पे रिलीज हुआ होना है। इस केस में भी वही होगा, आपके यहाँ पे एक्सुडेटिव फ्लूइड जाएगा। बाकी क्योंकि यहाँ पे आपकी जो बैक्टीरिया है उन्होंने वहाँ की क्या कर लिया, वहाँ पे आपकी कोलोनाइजेशन कर लिया तो pH कम होगी, ग्लूकोज आपकी वहाँ पे कम होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जब आप उसकी स्टेनिंग वगैरह करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पैरानमोनिक इफ्यूजन के केस में आपके यहाँ पे नेगेटिव होगी और उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड पैरानमोनिक इफ्यूजन के केस में भी आपके वहाँ पे नेगेटिव होगी। लेकिन एम्पाइमा के केस में आपको यहाँ पे जो है ये आपकी पॉजिटिव आपको वहाँ पे कल्चर स्टेनिंग वगैरह आपको वहाँ पे नजर आ जाएगी। बाकी सिंपल है ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, अगर आपकी कॉम्प्लिकेटेड है तब भी आपने एंटीबायोटिक्स देनी है, अनकॉम्प्लिकेटेड है तब भी आपने वहाँ पे इसको एंटीबायोटिक्स देनी है, एम्पाइमा है तब भी आपने पेशेंट को क्या करना है, एंटीबायोटिक्स देना है। बाकी ये है कि आपको जो है ना ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे चेस्ट ट्यूब जो है उसकी इंट्यूबेशन करनी पड़ जाती है एम्पाइमा के केस में, या फिर आपकी जो है ये कॉम्प्लिकेटेड पैरानमोनिक इफ्यूजन उसके केस में भी आपको जो है पेशेंट के अंदर चेस्ट ट्यूब की इंट्यूबेशन करना पड़ जाती है। तो ये सारा था आपकी यहाँ पे जो है ये प्लूरल इफ्यूजन के अंदर। मैंने कोशिश तो की है जहाँ से जितना आपको ये जो है ये नॉलेज मिल जाए मैंने आपको सारा एक वीडियो के अंदर बनाने की कोशिश तो की है। बाकी उसके बाद जो है मैंने कोशिश की है जितना ईजी हो सके उतना ईजी आपको यहाँ पे समझा दूँ। लेकिन अगर आपको फिर भी इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't going for 28.